हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल देव में। हर बार की तरह इस बार भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल देव में। मैं देव हर बार की तरह इस बार भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे मैं हर बार की तरह हर बार जैसी वीडियो लाता हूँ उसी जैसी वीडियो ये लाया हूँ। इसमें आपको मैं एक जनरल नॉलेज देने वाला हूँ। बेसिक मेडिकल के कुछ टर्म होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम दिन में 100 बार यूज़ करते हैं। हर व्यक्ति एक न एक दिन मेडिसिन लेता है या मेडिकल से जुड़े जुड़े क्वेश्चनों का उनको आंसर चाहिए होता है, लेकिन हमको बेसिकली इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो ये वर्ड क्या होते हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। अक्सर देखते हैं हम कि कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको हम आंसर तो जानना चाहते हैं लेकिन हमको नहीं पता होता है। ये वर्डों का हमें अगर मीनिंग पता होगा तो हम बहुत सारी दुष्परिणामों से बच सकते हैं, बहुत सारे सावधानियां रख सकते हैं और बहुत सारा सही चीज़ों का मेडिसिन कैसे लेना है और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं उन सब का क्वेश्चनों का आंसर आज हम करने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका हमको आंसर नहीं पता लेकिन हम यूज़ डेली करते हैं उन वर्ड्सों का। मेडिसिन तो हम हर दिन लोग कोई ना कोई मेडिसिन कुछ दिनों में लेता रहता है, या कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन डेली लेते हैं लेकिन उनको जो बता दिया जाता है वैसे ले जाते हैं, लेकिन उन वर्ड्सों का यूज़ किया जाता है, उनको उनका क्या मीनिंग है इन सब का नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इनकी मीनिंग क्या होती है। बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे, जब डॉक्टर टैबलेट लिखता है या जब मेडिसिन लिखता है आपको तो कुछ वर्ड्सों का यूज़ करता है मेडिसिन लिखते टाइम या लिखने के बाद। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ करता है और हमको इनकी मीनिंग नहीं पता होता। हमको बता दिया जाता है कि दिन में 1 बार लेना है, 2 बार लेना है, हफ्ते में 4 बार लेना है। हम इन्हीं वर्ड्सों का लेके और मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो जो लिखते हैं उसकी करेक्ट मीनिंग क्या है कि उसको, जैसे हम कई बार भूल जाते हैं। मान लो इस बार हम भूल गए कि यार कैसे लेना है हमको, तो हम पर्चे में देख के कम से कम उसका मीनिंग पता होगा तो हम सही तरीके से मेडिसिन ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं, हमारी दिनचर्या में डेली शामिल होते हैं लेकिन हमको इनका मीनिंग नहीं पता होता। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने पाते हैं। मेडिकल एजुकेशन के साथ साथ जो मेडिकल में लोग हैं उनको तो इन सब का नॉलेज होना कंपलसरी है। इसके अलावा भी हम लोग बाकी जो लोग हैं जिनको इस सब चीज़ों का अगर नॉलेज होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आज हम ऐसे बेसिक जो मेडिकल के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का हल करने वाला हूँ यहाँ। ये क्वेश्चन जो आपके दिनचर्या में शामिल होते हैं लेकिन आपको मीनिंग इनका बहुत कम लोगों को पता है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का मीनिंग बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं इन सब चीज़ों का आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके, क्योंकि ट्रीटमेंट हम सब लेते हैं, मेडिकल का थोड़ा नॉलेज होना हर व्यक्ति को ज़रूरी होता है। तो ये नॉलेज क्या है और बेसिक क्वेश्चनों का आंसर बहुत कम लोग देते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों का आंसर तो सब लोग दे देते हैं लेकिन हमको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं उन सब क्वेश्चनों के हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि डॉक्टर जब मेडिकेशन स्टार्ट करता है लिखना है तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब भी उपचार लिखते हैं तो उस RX शब्द का यूज़ करते हैं। RX शब्द की क्या मीनिंग है, तो आज हम इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चनों का हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये वर्ड से ले लिया कि RX क्यों लिया जाता है, RX की मीनिंग क्या है। तो RX वर्ड यूज़ किया जाता है और RX की मीनिंग हम देखते हैं। RX शब्द जब भी कोई लोग यूज़ करते हैं तो वो उपचार के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों जब भी हम कोई मेडिकेशन हमको एडवाइस कर रहे हैं या कोई भी किसी तरीके के इंजेक्शन मेडिकेशन या कुछ भी ऐसा एडवाइस कर रहे हैं,
कुछ भी औषधि जो हमको एडवाइस कर रहा है डॉक्टर, तो उसमें सबसे पहले RX वर्ड का जो यूज़ करता है तो उसकी मीनिंग होती है उपचार। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह जब भी डॉक्टर लिखना स्टार्ट करता है तो RX वर्ड लिखता है एक। जब भी वो स्टार्ट करता है आपके नाम वगैरह, IPD, एज, वहाँ की जो BP, शुगर, ये सब चीज़ें एडवाइस करने के बाद आपको लिखता है RX मतलब RX शब्द का यूज़ होता है उपचार के लिए। जब भी कोई कहीं RX शब्द का यूज़ करते हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि RX वर्ड का जहाँ यूज़ होता है वहाँ उपचार के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह स्टार्टिंग में कहीं जगह तो कहीं पर्चों पे RX ऑलरेडी पहले लिखा आता है, तो वो इसलिए लिखा आता है कि यहाँ पे उपचार लिखना है। उपचार लिखने के लिए RX वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता, आपने कहीं देखा होगा कि कहीं आपकी टैबलेट लिखी है, जो भी टैबलेट मान लेते हैं XYZ, जो भी टैबलेट है, टैबलेट लिखता है, इसके बाद आगे लिखता है टैबलेट का नाम, इसके बाद जितनी भी टैबलेट लेनी है उनकी संख्या लिखता है कि कितनी लेनी है, इसके बाद लिखता है OD, BD, बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं। तो हम इन सब वर्डों का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। तो RX का शब्द का हम आप यूज़ समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कहीं लिखा है टैबलेट XYZ जो भी है, टैबलेट 1 लिखा हुआ है, कितनी टैबलेट लेना है उसकी क्वांटिटी लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं OD, BD, ये शब्द का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले एक एक की सबकी मीनिंग जानते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम OD शब्द, आपने देखा होगा OD लिखा रहता है बहुत सारी जगह पे, तो OD वर्ड की मीनिंग क्या है? OD वर्ड की मीनिंग होती है दोस्तों प्रत्येक दिन। दोस्तों मेडिकल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिन सब का आंसर हम आज निकालने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्सों का यूज़ हो जाते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि कोई भी टैबलेट लिखा हुआ है, मान लो आपको एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर ने, तो उन टैबलेट के बाद जो OD, BD और बहुत सारी वर्ड्सों का यूज़ होता है, तो उनकी मीनिंग क्या होती है कि हमको वो लेने का तरीके बताते हैं कि आपको कब लेना है। तो आज के वीडियो में हम आखिरी तक यही चर्चा करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों का भी हल करेंगे आज। तो आज चलिए दोस्तों देखते हैं हम किस तरीके से इन सब वर्डों का यूज़ किया जाता है, डॉक्टर क्यों लिखता है ये, और इनकी मीनिंग क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले हमने RX शब्द का यूज़ बता दिया है मैंने कि RX शब्द क्यों यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद अब हम सेकंड ऑप्शंस पे चलते हैं। बहुत सारी जगह आपने लिखा होगा, एक उदाहरण के लिए हम टैबलेट लिख के देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखना है। जैसे लिख लेते हैं टैबलेट XYZ जो भी है 1 OD क्यों लिखा है, इसकी मीनिंग, हम इन सब वर्डों की मीनिंग हमको जानना है। तो जहाँ भी OD लिखा जाता है दोस्तों, OD शब्द का होता है दिन में एक बार, प्रत्येक दिन। जहाँ भी OD टैबलेट XYZ जो भी लिखा हुआ है, 1 टैबलेट 2 टैबलेट जो भी लिखा है, प्रत्येक दिन में एक बार हमको ये टैबलेट लेनी है। तो ये हमने जान लिया कि दिन में एक बार लेनी है। अब ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चन होते हैं, तो उन सब क्वेश्चनों के हम आज आंसर करने वाले हैं। दूसरा वर्ड आपने देखा होगा BT लिखा होगा कहीं, BT, तो हम लिख के देख लेते हैं। जैसे BT लिखा होता है तो BT शब्द का यूज़ होता है सोते समय। जहाँ BT शब्द का यूज़ होता है, टैबलेट लिखने के बाद BT लिखता है, डॉक्टर BT एडवाइस करता है, तो BT शब्द का वर्ड मीनिंग होती है सोते समय। जहाँ दोस्तों आपकी टैबलेट के बाद BT लिखा हुआ है, तो दोस्तों डॉक्टर उसका अर्थ होता है सोते समय। जब भी जहाँ BT शब्द लिखा हुआ है वहाँ डॉक्टर यूज़ करता है सोते समय। जो टैबलेट हमको, जो मेडिसिन हमको, जो औषधि हमको सोते समय लेनी है, वहाँ पे हमको BT शब्द यूज़ करते हैं डॉक्टर। अब हम तीसरे वर्ड पे आते हैं। तीसरे वर्ड होता है VVF। VVF का क्या मीनिंग है? तो जहाँ VVF लिखा है उस शब्द का, जहाँ भी टैबलेट लिखने के बाद VVF लिख देते हैं, तो वो हमको बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ते से पहले लेनी है। वो टैबलेट हमको, जब भी टैबलेट के बाद BVF लिखा होता है, BBF जहाँ लिखा होता है उसका अर्थ होता है नाश्ते से पहले। तीसरा ये था दोस्तों। चौथा हम आते हैं BD। BD का अर्थ क्या होता है इसका हम जानते हैं। जहाँ भी जिस भी टैबलेट के आगे BD लिखा होता है, BD का अर्थ होता है दोस्तों रात को भोजन से पहले।
जहाँ BD लिखा होता है बिफोर डिनर होता है इसका मीनिंग। और हम और अच्छे से हिंदी में जान लेते हैं, रात को भोजन से पहले। ये टैबलेट हमको रात को भोजन से पहले लेना है, ये हमको याद रखना है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। हम 5वें वर्ड से आते हैं TW। TW जहाँ लिखा होता है, TW की क्या मीनिंग होती है दोस्तों? TW की मीनिंग होती है हफ्ते में 2 बार। जहाँ TW का यूज़ हो रहा है वहाँ पे होता है हफ्ते में 2 बार। ये टैबलेट हमको हफ्ते में 2 बार लेनी है। टैबलेट की क्वांटिटी वहाँ लिखी होती है, 1 टैबलेट 2 टैबलेट जो भी होता है। इसके बाद लिखा होता है TW। ये जो वर्ड मैं बताता जा रहा हूँ, ये टैबलेट के बाद में लिखता है डॉक्टर कि आपको ये मेडिसिन किस तरीके से लेनी है। तो उसी में आप TW वर्ड यूज़ होता है। आपने देखा होगा TW लिखा हुआ है। ये जो मैं बताता जा रहा हूँ लाइन से, ये वर्ड्स टैबलेट के बाद में यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन एडवाइस करने के बाद में यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल लोगों के साथ साथ हमको भी इन सब चीज़ों का, बाकी लोग जो होते हैं उनको भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या डेली आने वाली चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए इन सब के आंसर। तो अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। QAM आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे QAM लिखा होता है। QAM का मतलब होता है दोस्तों हर सुबह। QAM जहाँ यूज़ होता है उसका वर्ड होता है हर सुबह। ये टैबलेट हमको हर सुबह, ये मेडिसिन औषधि, ये हर सुबह हमको ये टैबलेट लेनी है। इसके बाद होता है QPM। QPM का मीनिंग होता है दोस्तों हर रात। जहाँ भी QAM का यूज़ किया जाता है, सॉरी QPM का यूज़ किया जाता है, वहाँ होता है हर रात। 7वां क्वेश्चन आते हैं Q4H। Q4H का जहाँ यूज़ किया जाता है, Q4H का जहाँ भी यूज़ किया जाता है वहाँ पे इसका मीनिंग होता है दोस्तों ये टैबलेट हमको हर 4 घंटों में लेनी है। ये मेडिसिन हमको हर 4 घंटों में लेनी है। जहाँ पे Q4H का जहाँ यूज़ होता है वहाँ हमको ये टैबलेट हर 4 घंटे में लेनी है। इसके बाद आता है HS का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? 8वां क्वेश्चन हमारा HS होता है। बहुत सारी टैबलेटों में लिखा होता है टैबलेट XYZ उदाहरण के लिए। इसके बाद 1HS। तो HS का मतलब होता है दोस्तों सोते समय। HS का जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ होता है सोते समय। तो ये टैबलेट हमको सोते समय लेनी है। जब भी हम सोने जाएं, जब भी हमारा सोने का टाइम समय होता है, जिस टाइम हम सोना चाह रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ये हमको टैबलेट लेनी है। 9वां क्वेश्चन होता है PRN। PRN का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता अनुसार। जब हमको आवश्यकता है इस टैबलेट की तब हमको ये टैबलेट लेनी है, ये मेडिसिन लेनी है। जो भी मेडिसिन होती है ये मेडिसिन हमको जब हमको आवश्यकता अनुसार इस टैबलेट को हमको मेडिसिन को लेनी है। AC आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे AC लिखा होता है। तो AC का क्या मीनिंग होता है? 10वां क्वेश्चन होता है AC। तो AC का क्या मीनिंग होता है दोस्तों? AC का मीनिंग होता है भोजन से पहले। जब भी जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं तो वो हमको भोजन से पहले लेनी है। तो हमको बता AC जहाँ लिख दिया जाता है वहाँ पे हमको ये जो भी एडवाइस किया जाता है वो हमको भोजन से पहले लेनी है दोस्तों। अब 11वां क्वेश्चन आता है दोस्तों PC। PC का मीनिंग होता है भोजन के बाद। जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं तो वो हमको भोजन के बाद लेनी है। जो भी हमको एडवाइस किया है मेडिसिन वो हमको भोजन के बाद लेनी है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये 12वां क्वेश्चन था। अब 13वें उस क्वेश्चन पे हम आते हैं, लिखा रहता क्यों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है क्यों बहुत सारी मेडिसिन के बाद लिखा जाता है। तो क्यों क्या क्या मीनिंग है? क्यों का मीनिंग है प्रत्येक, मतलब कोई भी काम हम ये काम करने के बाद हमको लेना है, ये ऐसा करते टाइम हमको लेना है। तो हमको बताते हैं कि ये जब भी आप करो, जैसे आप कोई चीज़ होती है, आपको एलर्जी है, मान लो एलर्जी है, किससे? धूल से एलर्जी है। तो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप इस चीज़ से आप ये काम करने जाओ, इसके प्रत्येक टाइम आपको ये लेनी है। तो ये क्यू का वर्ड यहाँ यूज़ होता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आता है दोस्तों QD। QD का अर्थ होता है प्रतिदिन। ये आपको दिन में एक बार प्रतिदिन ये टैबलेट आपको लेनी है। जहाँ QD का लिखा जाता है वहाँ इसका मीनिंग होता है QD यानी प्रतिदिन।
इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों QOD। QOD का क्या मीनिंग होता है? हर एक दिन छोड़कर। QOD जहाँ पे लिखा होता है उसका मीनिंग होता है हर एक दिन छोड़ के आपको ये मेडिसिन एडवाइस की हुई है, ये आपको हर एक दिन छोड़ के ये मेडिसिन आपको लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों PH। PH का मतलब होता है हर घंटे। ये मेडिसिन आपको डे बता दिया जाता है या डे लिख दिया जाता है कि इतने दिन तक आपको हर घंटे ये मेडिसिन आपको हर घंटे में एक बार आपको ये टेबलेट या मेडिसिन जो भी हो वो आपको लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है एस शब्द का जहाँ यूज़ किया जाता है तो आपको बता दिया जाता है के बिना, मतलब कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ता है कि इन सब चीज़ों के बिना आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो जहाँ एस शब्द का यूज़ किया जाता है दोस्तों कि इन सब के बिना ये आपको मेडिसिन लेनी है। तो इसके बाद आपको आता है वर्ड सी, के साथ। सी का अर्थ होता है के साथ, मतलब इन चीज़ों के साथ आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो ये इन सब वर्ड्सों का यूज़ आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक करके पूरे वर्ड्सों की मीनिंग बता रहा हूँ कि जो आपको मेडिसिन के बाद जो लिखा जाता है तो उन सब की मीनिंग क्या होती है। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से आप अच्छे से लिख लीजिए, चाहे या फिर आप जो भी याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे आपके लिए बहुत लाभ होते हैं। इन सब का आपको पता होता है तो एक जनरल नॉलेज के साथ साथ आप बाकी सब भी ऐसी चीज़ें याद रखते हो जो आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा होता है SOS। SOS की क्या मीनिंग होती है? SOS का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर। जब भी हमको इस चीज़ की जैसे कोई मेडिसिन हमको एडवाइस की जाती है, जैसे हमको कभी कभी पेन होता है, जैसे किसी को हेडेक हो रहा है, हेडेक की कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बताता है कि हमको इस टाइम पे हेडेक होता है। तो डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन एडवाइस करता है तो आपको बता देता है कि ये हम जो मेडिसिन आपको एडवाइस कर रहे हैं ये आपको आवश्यकता अनुसार, यानी जब आपको हेडेक होगा तब आपको ये टेबलेट या मेडिसिन आपको तब लेनी है। और साथ में ये भी बता देता है कि आपको ये इतनी बार से ज़्यादा आपको नहीं लेनी, ओवरडोज भी नहीं करना है। तो इसके साथ साथ हमको ये भी फ़ायदे हो जाते हैं दोस्तों कि कभी भी मेडिसिन का ओवरडोज हमारे ऊपर नहीं होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से खा लेते हैं या जो आपको समझ में नहीं आता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारे साथ मिस्टेक होती है। तो इसलिए अगर पर्चे में देख के हम सही तरीके से लेंगे तो हमारे बॉडी के ऊपर वो अफेक्ट भी सही करेगी और हम सही तरीका याद रखेंगे उसको कि हमको लेना है। कई बार हम क्या होता है भूल जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। तो SOS का हमने अर्थ बता दिया सर है कि जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे इन सब चीज़ों को आप जो मेडिसिन आपको एडवाइस की है वो आपको लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है AC का मैंने बहुत बता दिया है। AC का अर्थ होता है भोजन से पहले, PC का अर्थ होता है भोजन के बाद। ये इन सब चीज़ों का मैं पहले अभी जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में तब इन क्वेश्चनों के आंसर मैंने कर दिए थे। अब इसके बाद आता है दोस्तों BID क्या होता है? BID का अर्थ होता है दोस्तों दिन में 2 बार। जहाँ भी BID शब्द यूज़ किया जाता है वहाँ पे हमको मीनिंग होती है इसकी कि हमको ये मेडिसिन दिन में 2 बार लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों TID की क्या मीनिंग होती है? TID की मीनिंग होती है दिन में 3 बार। तो जहाँ भी TID एडवाइस किया हुआ है हमको मेडिसिन में, हम वहाँ पे इसका मीनिंग लेके चलते हैं और या इसकी मीनिंग होती है या इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो दिन में 3 बार उस चीज़ को हमको लेना है। जो भी हमको एडवाइस किया है वो चीज़ हमको दिन में 3 बार लेनी है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन आता है QID की क्या मीनिंग होती है दोस्तों? QID की मीनिंग होती है दिन में 4 बार। हमको ये जो एडवाइस किया हुआ है वो हमको दिन में 4 बार लेनी है। कोई भी चीज़ जो भी हमको एडवाइस की है, जो भी हमको उपचार लिखा गया है उसको हमको दिन में 4 बार लेना है।
तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, आगे के जो क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चनों के हल करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं एक बार और बता दूं कि ये बातों को आप या तो लिख लीजिए या फिर आप याद कर सकते हैं या फिर दिमाग के अंदर रख सकते हैं कि इन किस वर्ड्स की क्या मीनिंग है। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोई भी मेडिसिन को ओवरडोज नहीं होगा, इससे गलत तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारी इतनी दुष्परिणाम होते हैं बहुत सारी चीज़ों के कि अगर हम गलत तरीके से लेते हैं तो उनके हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से नोट करिए कि आपको जो भी एडवाइस कर रहे हैं तो आपको मीनिंग पता होना कंपलसरी। हमको बता तो दिया जाता है कि आपको ये ऐसे ले लीजिए या आपको 2 बार लेना है, 1 बार लेना है, कई बार आपके मेडिसिन के पर्चे के ऊपर भी लिख दिया जाता है, लेकिन आपको करेक्टली पता होना ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, आप मेडिसिन जहाँ एडवाइस करते हो वहाँ अवेलेबल नहीं होती तो दूसरी जगह से लेते हो, तो आप कई बार ऐसी वो हो जाती है कि आप दोबारा लेने के बाद दिखाने नहीं जा पाते हो और आप मेडिसिन स्टार्ट कर देते हो, या आपको बता दिया जाता है कि आप ये मेडिसिन लेने के बाद स्टार्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो आपको इन सब की मीनिंग पता होगा तो आप आसानी से ले सकते हो। आपको याद भी है, पता भी है, बता भी दिया, इसके बाद भी क्रॉस मैच हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिन बहुत सावधानी से हमको लेनी होती है। तो दोस्तों आप वीडियो को आगे ले चलते हैं और आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका हमको हल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन्हीं क्वेश्चनों के हल ढूंढने के लिए आगे चलते हैं। तो वीडियो को आगे लेके चलते हैं दोस्तों। आगे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो हमको, और अगर इसके अलावा भी वीडियो देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चन हो जिनके आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ या आपके दिमाग में चल रहा हो कि यार इन सब क्वेश्चनों के आंसर क्या होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं उन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में चलते हैं आगे और आगे हम कुछ क्वेश्चनों के और हल करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, इसके लक्षण क्या है, जब ये बढ़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है, इन सब पे हम बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे घर में आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मरीज मिलेगा। ब्लड प्रेशर क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से हमको चेक करना है, इस चीज़ पे हम बात करते हैं। ब्लड प्रेशर सामान्यतः अगर देखा जाए नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। ये नॉर्मल एक ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन हमारी जो दिनचर्या है, हम जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए लगातार हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर लोगों में बहुत ज़्यादा शिकायत ब्लड प्रेशर की हो रही है। ब्लड प्रेशर की शिकायत क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा रहना, खाना पीना, इन सब चीज़ों पे बहुत निर्भर करता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों, हमारे बॉडी में ब्लड लगातार दौड़ता रहता है। जो दौड़ने की प्रक्रिया, उसी में हमारे शरीर को प्रोटीन, ऑक्सीजन आदि सभी उसी ब्लड के रास्ते से जाती है। अब क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो नसों में जो ब्लड दौड़ता है और जो नसों में प्रभाव पड़ता है ब्लड प्रेशर की वजह से जो प्रभाव पड़ता है वो होता है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड दौड़ता है, दौड़ते टाइम जो नसों पे प्रभाव, नसों में दौड़ता है, नसों पे जो प्रभाव डालता है वो ब्लड प्रेशर होता है। सामान्यतः देखा जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या बहुत सारे लोगों में हो जाती है। अभी तो देख रहे हैं कि नए, पहले क्या होता था कि जिनकी एज ज़्यादा होती थी उनमें ही सामान्यतः ये प्रॉब्लम देखी जाती थी, लेकिन अभी ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि अभी ये सभी लोगों में, बहुत सारे लोगों में ये समस्या देख रहे हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या, हमारी डेली का रूटीन ऐसा हो गया है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे स्ट्रोक और हार्ट अटैक। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है, किडनी की प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती है जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण से मुख्य तौर पे ये होती है।
तो हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो हमको इन सब चीज़ों पे किस तरीके से ध्यान देना है, किस तरीके से इनके लक्षण क्या होते हैं और किस तरीके से चेक करना है। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत सारे घरों में ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, रक्तचाप मापी इसको हिंदी में बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बनने को बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ये ब्लड प्रेशर नापने की मशीन बहुत सारे घरों में मिल जाती है, क्योंकि उनको समस्या पता चल जाती है और वो उसका लगातार चेक करते रहते हैं। दोस्तों, चेक कैसे करना है? कभी भी एक ही बार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने पे हमको दवा लेना स्टार्ट नहीं करना है। दवा हमको कब लेना है? हमें कुछ दिन मॉनिटरिंग करनी है ब्लड प्रेशर की। तो इसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। आप घर पे भी ऐसी मशीनें आ गई है कि आप घर पे भी ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हो, या आप कहीं भी चेक कराने जाएं तो दोस्तों वहाँ एक बार आपने जो ब्लड प्रेशर देखा उसी पे आप निर्भर नहीं हो। कम से कम 5-5 मिनट पे आप लगातार 2-3 बार ब्लड प्रेशर देखें, उस पे आप यकीन करें, वो ब्लड प्रेशर सही होता है। अब एक बार पे जो ब्लड प्रेशर आपको दिखा गया है, आप उस पे निर्भर नहीं हो जाए कि यही हमारा ब्लड प्रेशर हो, आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप अगर गलत तरीके से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दोगे तो उसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कहीं ब्लड प्रेशर कराने जाएं तो किस तरीके से हमको चेक करना है, और हम घर पे भी चेक कर रहे हैं तो किस तरीके से मॉनिटरिंग करनी। कई लोगों का तो ऐसा होता है मॉनिटर हो जाता है और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट अगर करते हो आप, तो आप बहुत सारी समस्याओं पे बच सकते हो। तो आज दोस्तों हम यही पूरे इसी बीपी के सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं कि क्या होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये होता है कि हमारे जो सबसे बड़ी समस्या हमारी जो है वो हमारा दिनचर्या है, हम जीवन कैसा जी रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होना, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो हम चलो बात करते हैं सबसे पहले हम कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या जब प्रारंभिक स्थिति हमारे शरीर में आती है तो जो रोगी होता है उसके सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है और वो लगातार रहता है वो दर्द। उसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन सकता है। तो शुरुआत में ये होता है, और कई बार ये होता है रोगी की सांस ज़्यादा फूलती है, तनाव रहता है, सर में दर्द रहता है, कभी कभी बाथरूम के रास्ते से भी ब्लड आता है, नाक के रास्ते से आता है, और इसके अलावा भी सांस फूलती है, व्यक्ति की ज़्यादा सांस फूलने लगती है और हृदय गति बढ़ जाती है। इस तरह की समस्याओं प्रारंभिक लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने के। जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कुछ इस तरह की समस्याएं हमारे साथ होती है। हमारे बॉडी में डिफरेंट चेंज हो जाता है कि हम जो सांस लेते हैं वो गति सांस ज़्यादा तेज़ लेने लगते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे बाथरूम करते हैं तो उस बाथरूम के रास्ते से भी ब्लड आने लगता है, हृदय गति बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है हृदय गति, सांस फूलने लगती है, सांस बहुत जल्दी फूल जाती है, सिर चकराना लगता है, चक्कर आने लगते हैं। कई बार आप जैसे निकलते हो घर से, धूप वगैरह में जाते हो तो एकदम तेज चक्कर आ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं लगातार हमारे साथ होती रहती है। तो हमको इस समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमको इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और हमको हमारा ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर हमको होना बढ़ना जब स्टार्ट होता है तो ये प्रारंभिक स्थिति हमको दिखने लगती है, हमारी बॉडी में ये कुछ विशेष चेंज आने लगते हैं। तो इससे हमको समझ लेना चाहिए कि हमको इस तरह की समस्याएं हो सकती है। मतलब 100% श्योर नहीं होता इंसान की यही समस्या है, शरीर में और भी सारी समस्याएं होती है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर बढ़ने की कुछ मुख्य वजह है, मतलब कारण है कि इस तरीके से पहले हमारी बॉडी पे कुछ इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कि प्रारंभिक लक्षण। अब हम आगे के क्वेश्चनों पे बात करते हैं।
दोस्तों, इस तरीके ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियां होती है, लेकिन कुछ विशेष सावधानियां आज हम आपको बताते हैं। जैसे सबसे मेन कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का होता है दिनचर्या। हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कलोड इतना हो गया है, व्यक्ति रेस्ट का टाइम व्यक्ति का अलग हो गया, मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमको इन सब चीज़ों के साथ साथ हमको नमक, जो मुख्य कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो होता है नमक और कोलेस्ट्रॉल। इन दोनों को हमें नियमित करना है दोस्तों। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल और नमक होता है। हमारी बॉडी में नमक की मात्रा बढ़ती है, उसकी वजह से बहुत लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझते हैं। लोग दोस्तों, लगातार आप ज़्यादा नमक का सेवन करोगे तो आपको ये समस्या आम हो जाएगी। ये समस्या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको नमक का सेवन नियमित करना है कि मुझे नमक कम से कम यूज़ करना है। जितनी कम आवश्यकता हो उतना नमक का उपयोग कम करें। दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों, उन सब चीज़ों का यूज़ कम करें। आपको किस तरीके से दिनचर्या चलानी है, किस तरीके से आपको रहना है, किस तरीके से खान पीन पे ही सबसे ज़्यादा निर्भर करता है हमारा। और दूसरा स्ट्रेस। तो आपको क्या करना है कि खाने पीने का तरीका सही करना है। आपको खाने पीने का आपका तरीका सही हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत स्थिर रहेगा और कभी भी आपको इन तरह की समस्याओं का सावधानी नहीं करनी पड़े। दोस्तों, जब प्रॉब्लम हमको आ गई, इसके बाद तो हमको सावधानी बरतनी है, लेकिन आज हमको प्रॉब्लम नहीं है ब्लड प्रेशर की, तब भी हम सावधानी बरतते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हम भविष्य में ब्लड प्रेशर की शिकायत से जूझेंगे नहीं, इससे परेशान नहीं होंगे, ये समस्या हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। तो हमको नमक की मात्रा बहुत कम कर देनी है। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल, जिन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आती है दोस्तों, उनका सेवन लगातार कम करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, 30 मिनट का व्यायाम प्रतिदिन। आपको एक नॉर्मल व्यक्ति को 30 मिनट प्रतिदिन का व्यायाम, योगा, कुछ भी इस तरीके की एक्सरसाइज आपको प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम 30 मिनट आपको लगातार रोज़ डेली में आप बना लीजिए कि मुझे 30 मिनट या तो व्यायाम करना है, घूमना है, योगा करना है, या जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 30 मिनट लगातार करनी है। और अगर आप ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं और आप लगातार उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें कि हमको किस तरीके से एक्सरसाइज करने, व्यायाम किस तरीके से करना है। और अगर आप समस्या से नहीं जूझ रहे हैं तो आप नॉर्मल व्यक्ति इन सब 30 मिनट का व्यायाम करेगा तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दूसरा, खाने पीने में आप दोस्तों आपको फ्रूट वगैरह का सेवन ज़्यादा करना है। जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनका आप ज़्यादा सेवन करें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। खाने में आप लगातार हरी सब्जियों का यूज़ करें दोस्तों। हमेशा शाकाहारी, क्योंकि देखा जाता है कि जो मांसाहारी या नशे का ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होती है। जो ड्रिंक वगैरह करते हैं उनमें बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हमेशा शाकाहारी चीज़ों का उपयोग करेंगे आप तो उससे क्या होगा कि आपके ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा। हमेशा वेजिटेबल यूज़ करेंगे। ऐसे जैसे वेजिटेबल के साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें भी, नॉन वेजिटेबल में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सेवन करते हो। तो आप जैसे मछली का सेवन आप करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फ्रूट के साथ साथ हरी सब्जियां, ये आप अपने दिन खाने पीने में बढ़ाएं। इसके अलावा व्यायाम लगातार आपको करना ही है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है दोस्तों। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। तो आप स्ट्रेस को बहुत ही कम करिए। हमेशा ऐसे माहौल में स्थिर करिए कि जहाँ हंसी, मतलब आप हैप्पीनेस आपकी बॉडी के अंदर रहे, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दोस्तों, ब्लड प्रेशर आप
एक ही परेशानी नहीं है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो सिर्फ ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर बढ़ा है। बॉडी के पूरे संतुलन को खराब करता है ब्लड प्रेशर। उसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है, व्यक्ति को स्ट्रोक हो सकता है, आपको लगातार बहुत सारी समस्याओं का, किडनी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी पे खराब प्रभाव पड़ता है। तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स पे, बॉडी में एक समस्या अगर उत्पन्न हो जाएगी तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे आप बहुत सारी समस्याओं से जूझने लगते। तो शुरुआती में आप ये कर लें कि हमारी दिनचर्या ठीक कर लें, हमारा खाना पीना ठीक कर लें, हमारा स्ट्रेस लेना कम कर लें। तो इससे क्या होगा कि हमारी दिनचर्या अगर ठीक होगी तो उससे बहुत सारी समस्याएं हमारी सुलझ जाएगी और बॉडी में जो ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है वो स्थिर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। एक समस्या नहीं आएगी, एक समस्या के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हमको आती है। इसलिए हमको ये बात का ध्यान रखना है कि हम एक समस्या अगर ब्लड प्रेशर की समस्या को नहीं लाएं तो हमारी की बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी। तो आप ये ध्यान रख लें दोस्तों कि ब्लड प्रेशर की समस्या को हमको कंट्रोल कर लेना है। हमारी बॉडी में वो समस्या आने से पहले ही हमको कंट्रोल करने लेना पड़ता है। आप कंट्रोल कर लीजिए इस समस्या को, और अगर आपको समस्या हो भी गई है तो आप उसको खाने पीने दिनचर्या को ठीक करके उसको स्थिर रख सकते हैं। उसको आप डॉक्टर से एडवाइस, आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया वो ट्रीटमेंट नियमित लीजिए, और डॉक्टर द्वारा जो एडवाइस आपको दिए जाती है, व्यायाम, खाने पीने की एडवाइस जो दी जाती है, आप उन सबको देख लीजिए कि किस तरीके से हमको इनको रूटीन में लाना है। तो डेली आप रूटीन अगर बना लेंगे तो आप इस समस्या की वजह से आपके शरीर में दूसरी समस्याएं नहीं आएंगी। तो आप ये हमेशा ध्यान रख लीजिए दोस्तों कि आपको दूसरी समस्याओं को उत्पन्न नहीं करना है। तो इसलिए आप हमेशा इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों हम अब बात करते हैं हार्ट रेट, हृदय गति। हृदय गति हमारे जो हार्ट होता है, जो पंप करता है ब्लड को शरीर के सभी हिस्सों में, जो पंप करता है, तो 1 मिनट में जो कितनी बार पंप कर रहा है वो होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट जो पंप करने का 1 मिनट का जो समय होता है वो हार्ट रेट होता है। वो सामान्यतः नॉर्मल देखा जाए तो 72 होता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10 या 5 ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये कोई 10-5 ऊपर नीचे चलने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो आपके शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे कारण हार्ट रेट से भी जुड़े होते हैं। जैसे अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की थी, तो दोस्तों क्या होता है, ब्लड प्रेशर जैसे व्यक्ति में लो होता है तो हम देखते हैं कि हार्ट की पंपिंग क्या होता है, हार्ट शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ब्लड को कोशिश करता है तो पंप टाइम बढ़ जाता है, यानी हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार हार्ट रेट बढ़ना भी एक समस्या है। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी पोटेशियम, कैल्शियम आदि की वैल्यू भी आपकी बॉडी में गड़बड़ होती है तो भी हार्ट रेट बढ़ता है। थायराइड में भी बढ़ता है और अन्य समस्याओं में भी हार्ट रेट बढ़ता है। तो थायराइड में बढ़ता भी है और कम भी होता है, दोनों स्टेजों में, हाइपोथायराइड में और उसमें कम या ज़्यादा होता है। तो हमको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि लगातार हमारा हार्ट रेट बढ़ना भी एक समस्या है। जैसे हमने अभी ब्लड प्रेशर की बात की थी, अब हम हार्ट रेट की बात कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट का दोनों का बहुत गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। तो हमको ये बात का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना कि लगातार हार्ट रेट बढ़ना भी एक समस्या है। तो आपके साथ अगर लगातार हार्ट रेट बढ़ रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर से चेकअप कराएं और इसकी मॉनिटरिंग कराएं, क्योंकि इसकी वजह से आपके शरीर पे बाकी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली भी हम घर पे भी हार्ट रेट लगातार चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे ये देख लीजिए, यहाँ रेडियल आर्टरी होती है प्रेजेंट, यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है। हम इसमें पाल्पेशन यहाँ पे इस तरीके से रख के, इस तरीके से इसमें दोनों उंगली रख के
वॉच से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी 1 मिनट में कितनी बार हुआ। ये होता है आपका हार्ट रेट। तो इसको आप मॉनिटरिंग आसानी से घर पे भी कर सकते हैं। और लगातार आपका बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, इसमें ज़रूर मॉनिटरिंग कराएं और इस तरह की समस्याओं से बचें आप। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट होता है SpO2। SpO2 नॉर्मली तो देखा जाए तो हॉस्पिटल में आदि में ज़्यादा इसका महत्व होता है और हॉस्पिटल आदि में इसका पे ज़्यादा काम किया जाता है। और SpO2 होता है दोस्तों ऑक्सीजन सैचुरेशन। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है इसको दर्शाता है। तो इसको दर्शाने के लिए दोस्तों हमारे बॉडी में जो नॉर्मल SpO2 होता है वो 96 से 98 नॉर्मल होता है। लेकिन कहीं जिनमें अस्थमा आदि की जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है उनमें ये लगातार थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनके लंग्स में उतनी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचाने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसलिए लगातार देखते हैं कि जो लोग अस्थमा की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनमें थोड़ा सामान्यतः ये कम रहता है, लगातार कम रहता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपकी बॉडी में SpO2 मतलब ऑक्सीजन प्रॉपरली पहुंचना भी एक बहुत ज़रूरी है। तो आप देखते हैं कि जैसे जिन लोगों में ऑक्सीजन प्रॉपरली होता है उनकी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। तो आपको लगातार अगर सांस फूलती है तो आपको अपना SpO2 मॉनिटरिंग कराना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके SpO2 कम नहीं है, कम तो है, ज़्यादा है, और इन सब समस्याओं से आप ट्रीटमेंट लेके बच सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल देखा जाए तो SpO2 तो अस्थमेटिक प्रॉब्लम अस्थमा में जो लोग रहते हैं, अस्थमा की समस्या से जो जूझ रहे हैं लोग, उनमें इस तरीके की समस्या ज़्यादा आती है। लेकिन बाकी लोगों में भी, जैसे जो लोग जिनके लंग्स में प्रॉब्लम आने की वजह से इसका संबंध डायरेक्ट SpO2 से होता है। प्रॉपरली लंग्स में अगर ऑक्सीजन नहीं आएगा तो वो बॉडी को सप्लाई प्रॉपरली नहीं करेगा। तो दोस्तों आप SpO2 कम होने का कारण ये भी होता है, लोग स्मोकिंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं। स्मोकिंग SpO2 कम करने का मुख्य कारण होता है और दूसरा होता है अस्थमा। ये विशेष कारण होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्य होता है अस्थमा और स्मोकिंग। दोस्तों बहुत ज़्यादा अधिक स्मोकिंग करना एक बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ा कर सकता है। इसकी वजह से आपको SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंचना, ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको एक समस्या और हो सकती है, जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम आपको बहुत जल्दी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लंग्स अगर आपके प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा, उसकी वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि स्मोकिंग जितना कम हो सके उतना करें, और जहाँ तक संभव हो आप स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों ये होगा SpO2। हम आगे के क्वेश्चनों पे बात करते हैं। मैं शॉर्ट में आपको छोटी छोटी समस्याएं जो शॉर्ट में होता है, जो प्रॉपरली आपकी जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी छोटी एक्चुअली इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ बोल सकते हैं और बहुत समय हम इस पे दे सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इन पे स्टडी की गई है, बहुत सारा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली आपको जो चीज़ें होती है वो ही सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा और आपको सिर्फ नॉर्मली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन सब किस तरीके की समस्याएं होती है और किस तरीके से इनके हमको सिस्टम दिखते हैं। शुरुआती जो लक्षण होते हैं उन सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। तो आपकी आगे आप इस तरीके की आपको लक्षण दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें और उस पर आगे बात करें और आगे उन सब चीज़ों पे काम करें, तो आपको इन सब चीज़ों पे समस्याओं से निदान पा सकते हैं। स्वच्छ रहने के लिए आपको इन सब बॉडी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब हम आगे के क्वेश्चनों पे बात करेंगे। आगे के जो क्वेश्चन होते हैं, ये नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उन पे हम बात करते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर क्या होता है और ये हमारी बॉडी में किस तरीके से बढ़ता है, घटता है, या ये इसकी मात्रा कैसी होती है, और जो डायबिटीज़ होता है वो क्या होता है, ब्लड शुगर की मात्रा होने पे क्या होता है, कम होने पे क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे हम पहले ये बता देते हैं कि ब्लड शुगर होता क्या है। दोस्तों ब्लड शुगर वो होता है बॉडी में आपके जो शुगर की मात्रा होती है, वो आपके ब्लड के अंदर जो शुगर की मात्रा होती है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर की जो मात्रा होती है, वो उसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो हम एक नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो डायबिटीज़ होता कैसे। दोस्तों डायबिटीज़ हमारे गलत खान पीन और हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसके देखते हुए इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारा खान पीन किस तरीके का, इन सब चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है कि आप डायबिटीज़ के शिकार होते हो या नहीं होते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या प्रक्रिया होती है बॉडी के अंदर कि हमको डायबिटीज़ आदि की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों मैं बता दूं, दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ना या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, इस स्थिति में हमारा ब्लड शुगर या डायबिटीज़ का शिकार हम हो जाते हैं। क्या करती कोशिकाएं प्रॉपरली जब काम नहीं करती है, वो शरीर के सभी अंगों तक, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम बनने लगता है तो कोशिकाएं सभी शरीर तक नहीं पहुंचा पाती। इस स्थिति में हमको ये परेशानी होती है। दोस्तों हमारी बॉडी में ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब हमारे अंडाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं तो हमारी कोशिकाएं प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी तक ग्लूकोज नहीं पहुंचाती। उस स्थिति में हमारी बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बनना कम हो जाता है। जब ये स्थिति होती है हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है तो कोशिकाओं तक प्रॉपरली ग्लूकोज नहीं पहुंचता है। इस स्थिति में हम इस बीमारी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि आप सबसे पहले हमने ये जान लिया कि ये बीमारी होती कैसे। तो हमारा मुख्य तौर पे इसमें होता है खान पीन का। हमारी जो दिनचर्या है उस पर हम खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारे स्ट्रेस, सभी परेशानी एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये भी वाली परेशानी आपसे जुड़ी हुई है, बाकी जो शरीर के भाग हैं उन सब से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब कि सामान्यतः नॉर्मल ब्लड शुगर होता कितना है और इससे किस तरीके से सावधानी रखें और किस तरीके से हम बच सकते हैं। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो इस परेशानी से बचना, मतलब इस बीमारी से पूर्णतः इलाज संभव नहीं है, लेकिन हाँ हमारी दिनचर्या ठीक करके और बाकी सभी चीज़ों का ध्यान रख के हम इससे होने वाले दुष्परिणामों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों नॉर्मल जो ब्लड शुगर की मात्रा होती है आपकी बॉडी के अंदर वो कितनी होती है। तो हम बात करेंगे एक नॉर्मल व्यक्ति में और एक डायबिटिक व्यक्ति, मतलब ये जो शुगर से जिसको शुगर की परेशानी है उस व्यक्ति में, जो डायबिटिक है उसमें, और ये जो नॉन डायबिटिक मतलब जिसको शुगर की परेशानी नहीं है। तो सबसे हम पहले बात करते हैं दोस्तों जो विदाउट शुगर का पेशेंट होता है। सबसे पहले सुबह खाली पेट जब आप शुगर लेते हो तो जो विदाउट शुगर का पेशेंट रहता है उसकी शुगर नॉर्मतः 100 से कम रहती है, लेकिन जो शुगर का पेशेंट रहता है उसकी 70 से 130 रहती है। दोस्तों ये सुबह फास्टिंग शुगर होती है। इसके बाद होता है भोजन से पहले रात के या सुबह के भोजन से पहले जब आप शुगर करते हो तो सामान्यतः जो पेशेंट होता है जिसको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है उसका ब्लड शुगर लगभग 110 रहता है। दोस्तों ये डिफरेंट बुक में डिफरेंट स्टडी की गई है। सभी स्टडी में थोड़ा बहुत अंतर भी आ जाता है, कभी 5-10 ऊपर देखने को भी मिलता है, लेकिन लगभग इसी रेंज का सभी में रहता है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका भोजन से पहले सर वही ब्लड शुगर रहता है 70 से 130। दोस्तों अब हम बात करते हैं भोजन के बाद ब्लड शुगर क्या रहती है। तो सामान्यतः जो ब्लड शुगर के मरीज नहीं होते उनमें ब्लड शुगर की मात्रा लगभग 120 से कम होती है खाने के 2 घंटे बाद, और जो शुगर के डायबिटिक पेशेंट होती है उनकी जो ब्लड शुगर होती है वो 140 से कम रहती है।
या 140 से 160 मान लीजिए, इसी रेंज में उससे कम रहती है दोस्तों। इसके बाद भोजन भोजन मतलब रात को सोते समय सामान्यतः जो पेशेंट रहते हैं जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम नहीं रहती तो उनका ब्लड शुगर 140 से कम रहता है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं वो उनका 180 से कम रहता है दोस्तों। इस तरीके का ब्लड शुगर की ये नॉर्मल रेंज है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसके दुष्परिणामों से बच सकते हैं और क्या क्या हमको सावधानी रखती है दोस्तों। सबसे पहले तो व्यायाम यानी एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये आपके इस बॉडी के सभी जो अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हर परेशानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सभी परेशानियों में आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है एक्सरसाइज, योगा या मॉर्निंग वॉक। आपको पर डे 30 मिनट ज़रूर व्यायाम करना है। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं खाने पीने पर। खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। उनको जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं सामान्यतः उनको भूख अधिक लगती है, लेकिन अपना ब्लड शुगर देखते हुए उनको अपना डाइट भी चार्ट इस तरीके से डॉक्टर द्वारा एडवाइस, जब हमको इस तरीके की परेशानी होती है तो हम डॉक्टर को ज़रूर बताएं ये बात, और डॉक्टर से जाके एडवाइस लें कि हमको किस तरीके से हमारी खाने पीने में किस तरीके से ध्यान रखनी है। जब हम इन सब चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो इसको हम कंट्रोल करके आसानी से हमारी लाइफ जी सकते हैं। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारी परेशानी हमको बीच बीच में होने लगती है दोस्तों। तो इसलिए ज़रूर आपको इस तरीके की समस्या होती है, ब्लड शुगर की मात्रा होती है, आप इसको नॉर्मली घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सिंपल से ग्लूकोमीटर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी ग्लूकोमीटर लेकर उससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मॉनिटरिंग बहुत ही आसान है, उसमें बता दिया जाता है। जब भी आप लेने जाओगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से चेक करना है दोस्तों। तो आप अपने घर पे भी इस तरीके की मॉनिटरिंग कर सकते हैं ब्लड ग्लूकोज की, ब्लड शुगर की कितनी मात्रा है। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस तरीके की कुछ समस्याएं हो रही है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम या तो डॉक्टर से एडवाइस लें, डॉक्टर से चार्ट लें, डॉक्टर से खाने पीने का हम पूछें कि किस तरीके से हमको खाना पीना करना है, किस तरीके से हमको हमारा डाइट चार्ट क्या रहेगा दोस्तों। उनमें डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें नॉर्मल तक भूख बहुत अधिक हो लगती है, तो आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम आज ध्यान रखते हैं और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार चलते हैं और हम इन सब चीज़ों पे जो मेडिसिन हमको एडवाइस करती है वो मेडिसिन हम लेते हैं दोस्तों, इसको सामान्यतः आप नॉर्मल रख सकते हो। ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या का पूर्णतः निदान अभी तक नहीं हुआ है कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म। एक बार आपकी बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया होने लगी, ग्लूकोज इंसुलिन बनना कम हो गया, तो ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर ख़त्म होना बहुत मुश्किल है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इस तरीके का खान पीन बिल्कुल ना रखें कि जिससे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर होने की वजह से भी ये होता है। आपकी दिनचर्या, आपका दिन कैसा है, आप कब खाना पी रहे हैं, आप रूटीन बहुत अच्छा रखिए, व्यायाम रखिए दोस्तों, और समय समय पर अपने आप को डॉक्टर को दिखाते रहिए। इस तरीके से आप इन सब समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको सामान्यतः ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है हमको डॉक्टर से एडवाइस लेनी है कि हम इन पे किस तरीके से आगे हमको पूरा काम करना है और किस तरीके से आहार लेना है। समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहें। आपको बीच में समस्या होती है तो इस तरीके की, तो आप जाकर डॉक्टर से एडवाइस लें और बीच में भी आप कंसल्ट करते रहें दोस्तों। इससे आप क्या रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन पर्याप्त रहेगा और आपकी दिनचर्या और आपको किसी तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। और बहुत सारी चीज़ें आप डायबिटीज़ की एडवाइस आपको हो जाती है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेंगे तो आपको खाने का एक वो चार्ट भी तैयार करके दे देते हैं कि आपको खाना इस तरीके से, वो सब आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही फिट, मतलब शुगर की समस्या से बहुत जल्दी निजात भी पाएंगे। और आप जिस तरीके से पहले आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है शुरुआत, फिर मेडिसिन आप लेते हो तो कम हो जाती है, और सामान्यतः ये धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी होती है, साथ में आपका डाइट चार्ट भी बन जाता है कि हमको इस तरीके से भोजन लेना है, तो बहुत आपकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ब्लड शुगर की जो समस्या है उस तरीके से अगर हमको प्रॉब्लम होती है ब्लड शुगर से की, तो हम इस तरीके से वो करते हैं। अब आगे के हम क्वेश्चनों पे बात करते हैं दोस्तों हम अब बात करते हैं थायराइड। थायराइड मुख्य तौर पे ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स को बॉडी के अंदर इंक्रीज करती है। जब इसकी प्रॉपरली काम करना बंद कर देती है तब हमको इस समस्या से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होती है दोस्तों। थायराइड मुख्यतः दो प्रकार से होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। T3 T4 की मात्रा बढ़ना या कम होना, इस स्थिति में हमारा क्या होता है, बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों सामान्यतः देखा जाता है कि जब आपको कुछ विशेष समस्याएं होती है, जैसे आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है, या गले में गांठ बन रही है आपकी, या आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, या आवाज़ आपकी चेंज हो गई है, आपको बहुत आपकी बॉडी की जो स्किन आपकी जो स्किन है उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो इस तरीके की जब आपको प्रॉब्लम होती है तो ये थायराइड के लक्षण होते हैं दोस्तों। थकान बहुत जल्दी होती है और हमको हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस लगने लगते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है उस पर सूजन आने लगती है। तो इस तरीके की समस्याएं थायराइड का मुख्य कारण होती है। तो दोस्तों आपको अगर इस तरीके की कोई भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें और इसका चेकअप ज़रूर करवाएं। आसानी से इसका चेकअप हो संभव है। इस तरीके से अगर आपको शुरुआती लक्षण आपको कुछ दिखते हैं, जैसे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, या आपको निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको काफ़ी दिन तक सर्दी जुकाम रहता है, या आपको गले में लगातार प्रॉब्लम हो रही, तो अगर इस तरीके की कोई भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, अगर आपको समस्या इस तरीके की होती है, तो शुरुआत में आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी एडवाइस लें कि इस तरीके की हमको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लगातार, या फिर आपके पास, हाँ दोस्तों एक और कारण होता है कि मोटापा भी आपका बहुत ही बड़ा कारण है आपके थायराइड होने की मात्रा में, और या आपको खान पान में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक, ये भी आपका एक थायराइड होने का मुख्य कारण है। इस तरीके की आपको समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसकी टैबलेट आदि हम हमारे डॉक्टर अनुसार जो हमको एडवाइस करते हैं वो हम टाइम से लेके इन तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो आपको जब भी इस तरीके की समस्या होती है, थायराइड जैसा आपको कुछ लक्षण लगते हैं, आपको कोई ऐसा बॉडी में लगातार कभी कभी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कभी कभार सर्दी जुकाम हो जाना, ये आम बात है। आपको कभी कभी गले में एक मतलब आवाज़ में चेंज हो जाता है और ठीक हो जाता है, वो आम बात होती है। लेकिन आपको समस्या लगातार रहती है दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में अकड़न भी बॉडी के अंदर एकदम अकड़न टाइप की रहती है, कमजोरी टाइप की महसूस होती है, तो ये भी थायराइड के कुछ लक्षण होते हैं। इस तरीके की समस्याएं आपको लगातार काफ़ी दिन तक होती है। अगर काफ़ी दिन तक होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और ज़रूर एडवाइस लें कि इस तरीके की हमको समस्याएं हो रही हैं, और आप अपना टेस्ट कराएं। उस टेस्ट कराने के बाद अगर आप नॉर्मल निकलते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस तरीके की समस्याएं होती है तो आपको डरने से की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट आसानी से आप ट्रीटमेंट लेके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। आप अपनी लाइफ होती है उसको आगे बढ़ा सकते हो आसानी से। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम, ये इतनी बड़ी समस्याएं नहीं होती है। बस इनमें सबसे बड़ा कारण होता है कि हम प्रॉपर टाइम से डॉक्टर के पास अगर हम पहुंच जाते हैं, प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट लेने कर लगते हैं, प्रॉपर टाइमिंग हमारा बहुत मेंटेन, हम ट्रीटमेंट ले भी लेते हैं। इसके अलावा भी हम अगर घर पे हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया उस एडवाइस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको समस्याएं बढ़ती रहती है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको कुछ भी समस्याएं होती है, कुछ भी किसी चीज़ के लक्षण होते हैं, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमको
हमेशा इन सब छोटे छोटे, क्योंकि अभी क्या होता है लाइफ स्टाइल हमारा काफ़ी अजीब हो गया है, मतलब काफ़ी अलग लाइफ स्टाइल हो गया है। लोगों को समय नहीं है, लोग इतने बिजी हैं कि लोग अपने काम पे दिन दिन भर काम करते हैं। स्ट्रेस इतना हो गया है बॉडी मानव, मतलब हम लोग स्ट्रेस इतना लेने लगे, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके की आपको समस्या कुछ भी होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जिससे आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। ये काफ़ी मतलब एक बार एडवाइस लेने में दोस्तों आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगर प्रॉपर हम डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर डॉक्टर से बात करें, हर चीज़ का कंसल्ट करें, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम क्या करते हैं, समस्याओं को इग्नोर करने लगते हैं कि अरे इतनी बड़ी समस्या नहीं है या इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी जो हमको शुरुआत होती है जब बीमारी की, तब हम उन परेशानियों को इग्नोर करते हैं, लगातार इग्नोर करते हैं कि ये हमको प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ी जब शुरुआत होती है तब हम इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, पर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर हम जाके कंसल्ट करते हैं और घबराने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब समस्या ने आपको शुरुआत दी है, लगातार आपको कोई समस्याएं हो रही है, आपने कुछ दिन ऑब्जर्व की कि हाँ मुझे ये समस्याएं लगातार हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एडवाइस लें और आप अपना जो भी ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट कर दें। उससे काफ़ी आपको इजी हो जाएगा। दोस्तों, चलिए अब हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन किस तरीके से हैं, और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आज बता रहा हूँ प्रॉपरली आपको पूरा डिटेल देना तो अभी संभव नहीं है। और मैं क्योंकि प्रॉपरली अगर मैं आपको डिटेल देने जाऊंगा तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मोटे तौर पर जो बातें होती है वो आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो आपको मोटे तौर पर जो बातें होती हैं उनको ध्यान रखें, प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें, प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाएं, व्यायाम करें, अच्छा खाएँ, अच्छा पिए, और अपनी दिनचर्या अपनी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन, कैल्शियम, इलेक्ट्रोड बहुत अच्छा लेवल रखें उनका। फ्रूट वगैरह बहुत अच्छा डाइट लें, अपन डाइट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो डाइट आप बहुत अच्छा लेंगे, और साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी करें। आपको एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दिन में मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ, आप फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम जरूर करें। या तो जिम करते हो तो आप जिम कर सकते हो, एक्सरसाइज किसी तरीके की करते हैं, या योगा करते हैं, या आप टहलते हैं, लेकिन आपको व्यायाम करना है लगातार 30 मिनट तक। आपको हर दिन आपकी मतलब आप कितने ही बिजी रहो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये हमें बहुत सारी समस्याओं से बचाता है। जब हम लगातार व्यायाम करते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। तो हमको ये बात पे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें होती है जो हम दिनचर्या में शामिल कर लें। दोस्तों, जब हमको परेशानी होगी, इसके बाद हम इस चीज़ को शामिल करेंगे हमारी दिनचर्या में तो काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको परेशानी हो रही है, उससे पहले हमारी दिनचर्या में दिनचर्या इस तरीके की बना लें, इस तरीके से हम दिनचर्या शामिल कर लें कि हमको लगातार वो हमारे खान पीन का, जैसे आप ध्यान रखोगे लगातार आप खान पीन का, फ्रूट वगैरह वो खाने में लगातार ये आप इस्तेमाल करोगे, हरी सब्जियां, काफ़ी दालें, इस तरीके की अच्छा प्रोटीन डाइट आप लोगे, प्रॉपरली टाइम से लोगे, प्रॉपरली व्यायाम करोगे, इस तो बहुत सारी समस्याएं आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती दोस्तों। आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल होता है आपकी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आपका लाइफ स्टाइल प्रॉपर है दोस्तों, आपको कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। आप प्रॉपरली आप अपना दिनचर्या बहुत अच्छी करिए, खाना पीना बहुत अच्छे करिए, टाइम से करिए दोस्तों। आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मत बढ़ने दीजिए, बॉडी के अंदर वेट मत बढ़ने दीजिए। इस तरह की समस्याएं आपके बॉडी के अंदर नहीं आएंगी तो आपको कोई भी तरीके की परेशानी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी दोस्तों। हम बाकी आज की वीडियो में मैं जितना आपको बता सकता था उतना बताया। इसके अलावा हम
और आगे बात करेंगे इसी वीडियो में कि किस तरीके से। अब हम बात करते हैं दोस्तों अस्थमा क्या होता है। दोस्तों हम बात कर रहे थे अस्थमा की। तो अस्थमा मुख्य तौर पे देखा जाए तो एक लंग्स के अंदर जो बीमारी होती है, जो सांस फूलने की, लंग्स के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये परेशानी होती है। इसमें मुख्य तौर पे लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं कि आपको ज़्यादा दिनों तक खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, और इसके साथ साथ आपको सांस बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, और आपको सांस फूलने लगती है आपकी, और आपकी बॉडी में कई बार सांस फूलने की वजह से आपको उल्टियाँ वगैरह भी हो जाती है। इस तरीके की कुछ मुख्य समस्याएं होती है दोस्तों। आपकी सांसें बहुत जल्दी जल्दी चलने लगती है, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है। मुख्य तौर पे क्या होता है, हमारे जो अस्थमा होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो दोस्तों होता है बाहरी चीज़ों से, और एक अंदर वाली चीज़ों से। बाहरी चीज़ों से देखा माना जाए तो जैसे धूल आपकी बॉडी के अंदर जाती है। कभी कभी हम मुंह से सांस लेते हैं, तो मोस्टली जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है वो लोग मुंह से सांस लेते हैं। तो इस तरीके की समस्या होती तो आपकी ज़्यादा धूल वगैरह आपके मुंह के रास्ते से आपके लंग्स के अंदर आ जाते हैं, तो इस तरीके की समस्याएं होती। दूसरा होता है धूम्रपान। जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान का जो धुआं होता है दोस्तों वो आपके लंग्स तक पहुंचता है। जब वो धुआं लंग्स तक पहुंचता है तो इस तरीके की समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों आप इनका इस तरीके कभी कभी ये समस्या बहुत गंभीर हो जाती है, इसलिए कभी भी इसको इग्नोर ना करें। दोस्तों देखा जाता है आप थोड़ा बहुत चलते हो या थोड़ा लंबा चलते हो या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है। इस तरीके की समस्या आपको लगातार होती है। आपको ये इस तरीके की समस्या से लगातार जूझना जब पड़ रहा हो तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर के अनुसार जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ट्रीटमेंट प्रॉपरली लें। जब आप ट्रीटमेंट लेंगे इस तरीके की समस्याएं से आपके अंदर, बॉडी के अंदर प्रॉपर अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके लंग्स के अंदर नहीं पहुंचती। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों जब आपको इस तरीके की समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और आपको किसी भी तरीके की समस्या होती है तो सबसे अच्छा यही एक रास्ता होता है कि अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से एडवाइस लें और प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट होता है वो लें। तो इस तरीके से दोस्तों आप सभी समस्याओं से बच सकती हैं। आपके आज के वीडियो में मैंने कुछ आपके सवालों के आंसर दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमारी इस तरीके के और कुछ सवाल हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से जो मेरे को जो ऊपरी लेवल का जो नॉलेज होता है, जो बेसिक जो नॉलेज होता है, जो हमारे अंदर बहुत कम लोगों के पास रहता है, तो हमारे को बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आज की वीडियो में यही बताया है कि आपको शुरुआती लक्षण बीमारियों के किस तरीके से आते हैं, शुरुआती लक्षण किस तरीके से दिखते हैं और आपको क्या क्या आपकी दिनचर्या में शामिल करना है, आपको खाना पीना कैसे रखना है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन कैसे रखना है, आपको प्रोटीन कैसा लेना है, और बहुत सारी क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको देने की कोशिश की है दोस्तों। इन सब जो नॉर्मल जो छोटी छोटी बातें हैं उस पर मैंने काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी आपके कुछ सवाल होंगे, आपके प्रॉपर कई लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे जो इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड सवाल होंगे, वो सवाल आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं तो मैं उन सब का आपको आंसर दूंगा। इसके अलावा भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा और बाकी सब चीज़ों की जो बेसिक मेडिकल का जो नॉलेज होता है, जो सबको होना कंपलसरी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप मेरे अगर आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए। और इसके अलावा आप इसी तरीके की नॉलेज की जो आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, या जो ऐसे लोग जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चनों का हल यहाँ पे मिल जाएगा।
तो इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ दोस्तों। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लाऊंगा। आने वाली वीडियो में अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर करने वाला हूँ, बहुत सारा बेसिक आपको नॉलेज देने वाला हूँ। इसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिस पे मैं वीडियो बना सकूँ, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, इस पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। और इसके अलावा भी जो बेसिक जो मेडिकल का नॉलेज होता है, जो लगभग हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, हमारा इस तरीके का नॉलेज हमारे को बहुत जो घातक परिणाम होते हैं, बहुत सारी जीवन में जो परेशानियां होती है, इस तरीके से हमको बचा सकता है। तो हमेशा आप इन सब जो मैंने आज आपको कोई बताने की कोशिश की है, उन सब बातों का ध्यान रखें। जब भी आपको कोई समस्या होती तो अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें कि हमको इस तरीके की समस्याएं हो रही है लगातार, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉपर अगर कोई आपको जांच कराने को डॉक्टर बोलता है तो वो जांच कराएं, कोई चीज़ की मॉनिटरिंग आपको करने को बोलता है तो मॉनिटरिंग करें और अपने आपको स्वस्थ रखें। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपका स्वस्थ रहना सबसे बड़ा कारण है आपके, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं आपको इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल, एक बार फिर बता दूँ मैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में भी बहुत सारे इस तरीके के आंसर लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और आपका क्वेश्चन ज़रूर कोई भी हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।